नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हम विस्तार से बात, एक अपडेट अपने संवाददाताओं से जानेंगे। सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां G20 में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज जब उनका संबोधन होगा, उस संबोधन पर हर किसी की नजर है, क्योंकि उस संबोधन में कहीं ना कहीं भारत का जो दृष्टिकोण है, भारत का जो एजेंडा है, वो सबके सामने, वो पूरे विश्व के सामने रखते हुए नजर आएंगे, जिस पर इस वक्त आज सभी की नजर लगातार पड़ी हुई है। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको, क्योंकि इस एजेंडे के साथ ही कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात भी प्रधानमंत्री की होने वाली है। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां ट्रंप के अल्टीमेटम से इस वक्त यूक्रेन जो है वो धर्म संकट में फंसा हुआ है। जी हां, पीस समझौते को लेकर के ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है यूक्रेन को, और एक समय सीमा दी है कि या तो इस समय सीमा के अंदर आप इस समझौते को स्वीकार कर ले, नहीं तो आप युद्ध लड़ते रहे। ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई। आखिर इस समझौते में क्या कुछ बिंदुओं में रखा गया है जिसकी वजह से यूक्रेन धर्म संकट में फंस रहा है, बताएंगे आपको। साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है असम से जुड़ी, जहां घुसपैठियों पर वार और अब असम में एसआर। जी हां, अगर पूरे देश में अगर हम बात करें तो देश में कई राज्यों में इस वक्त करीब 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसी बीच असम में एसआईआर नहीं बल्कि वहां पर चल रही है एसआर की प्रक्रिया। आखिर क्या है दोनों में अंतर और क्यों असम में एसआईआर की जगह हो रही है एसआईआर की प्रक्रिया, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही एक चौथी खबर और है आज के न्यूज पंच में, जिसमें हम बात करेंगे विश्व सुंदरी की। जी हां, विश्व सुंदरी फातिमा वॉश, जो कि इस वक्त खिताब अपने नाम कर चुके हैं, विश्व सुंदरी का, मिस यूनिवर्स का खिताब उनके नाम हो चुका है। आखिर उन्होंने ऐसे कौन से प्रश्नों के जवाब दिए जिसकी वजह से जूरी ने उन्हें पसंद किया और जूरी की पहली पसंद फातिमा वॉश बनी, बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन की, जहां दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन आज से शुरू होने जा रहा है। और G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कल यानी कि शुक्रवार शाम को जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। इस बार का ये मौका काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार G20 शिखर बैठक अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित हो रही है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो सम्मेलन में भारत की सोच पूरी दुनिया के सामने रखेंगे, जो वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है। अब भारत जिस तरह से हर क्षेत्र में लगातार अग्रसर है, ऐसे में हर किसी की नजर भारत के दृष्टिकोण पर है, भारत के एजेंडे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर हर किसी की नजर है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे G20 से जुड़ा हुआ हर अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं G20 शिखर सम्मेलन। तो जी हां, जोहान्सबर्ग में इस बार ये सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। जोहान्सबर्ग में 20वां G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर जो भारत की कूटनीतिक जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम, उन पर अपनी चीजें रखते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य पर भी चर्चा में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इसके साथ ही सम्मेलन की अगर हम बात करें तो सम्मेलन में कई और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी, जिसमें एकजुटता, समानता और स्थिरता, जो कि G20 का मुख्य विषय है इस बार का, और ये प्रमुख फोकस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12वां G20 शिखर सम्मेलन, और इसमें सीधे तौर पर जब प्रधानमंत्री का ये संबोधन होगा
तो उनके संबोधन में क्या कुछ अहम बातें होंगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। क्योंकि भारत अगर हम देखें तो इस समय हर क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में हर किसी की नजर भारत पर है, उसके दृष्टिकोण पर है, उसके कदमों पर है। लेकिन अफ्रीका में पहली बार G20 का ये आयोजन हो रहा है। 2023 में G20 का जो सदस्य है वो अफ्रीकी संघ बना था, जिसके बाद में इस बार वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अफ्रीकी धरती पर पहली बार G20 शिखर सम्मेलन, और 2023 में G20 का सदस्य अफ्रीकी संघ बना था। 2023 में भारत ने ही G20 की अध्यक्षता की थी और तभी अफ्रीकी संघ को सदस्य बनाया गया था। आर्थिक और वित्तीय सहयोग पर सीधे तौर पर जोर रहेगा इसमें, और वैश्विक जो चुनौतियां हैं उनके समाधान खोजने पर भी फोकस होगा कि कैसे उनसे निपटा जाए, सभी देश मिलकर के कैसे उससे निपट सकते हैं। इसके साथ ही विकसित और विकासशील देशों में किस तरीके से तालमेल बनेगा, अफ्रीका के विकास का एजेंडा सबसे ऊपर इसमें रखा गया है। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी जोहान्सबर्ग से इस वक्त जुड़ रहे हैं अखिलेश सुमन, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत जिस तरह से हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, ऐसे में हर किसी की नजर भारत के दृष्टिकोण पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का हर किसी को इंतजार है। देखिए, निश्चित तौर पे कृतिका, एक बात तो जानी मानी है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इस लिहाज से भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का भी सबसे बड़ा देश है। उसके अलावा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस चौथी बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, जहाँ की रूल ऑफ लॉ और ट्रेड के नियम है उनके अनुसार से ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिससे कि न्यायालय भी शामिल है, वो सारी चीजें हैं भारत में, जो ग्लोबल साउथ के इस देश को इस तरह की स्थिति देता है कि वह दुनिया की स्थितियों पर, दुनिया की समस्याओं पर खुलकर बोल सके, और भारत इसका उपयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में जब G20 की अध्यक्षता की थी, उस समय उन्होंने दुनिया के ग्लोबल साउथ देशों का वर्चुअल सम्मेलन G20 के पहले किया था और उसके बाद G20 खत्म होने के बाद उन्होंने ग्लोबल साउथ का वर्चुअल सम्मेलन किया, तो उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ। निश्चित तौर पे उसके बाद जब ब्राजील के पास आया तो ब्राजील में भी जो भारत में लिए गए थे और खास करके ग्लोबल साउथ के संदर्भ में जो निर्णय लिए गए थे, ब्राजील ने उसे आगे बढ़ाया। और अब जब दक्षिण अफ्रीका में है तो दक्षिण अफ्रीका में भी इन्हीं एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। कृतिका, मैं बोलूंगा कि जिस तरीके से आज का कार्यक्रम है, पहले तो खुला सत्र है, जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, जो अध्यक्ष होते हैं, जो सिरिल रामाफोसा है जो होस्ट है, वो उनके ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ आज की शुरुआत होगी और उसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, उस महत्वपूर्ण सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे, जिसमें कि समावेशी विकास की बात है और उसमें खास फ्रेज यूज किया गया है कि ताकि कोई पीछे न छूटे। तो यह एक ऐसी बात है जो ग्लोबल साउथ के जो देश है उनकी आवश्यकता है। ग्लोबल साउथ के देशों को पीछे नहीं खींचना चाहिए विकास के पैमाने पे, और आशा की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सत्र में अपना हस्तक्षेप करेंगे और इस सत्र में क्योंकि कई अन्य सारी रिपोर्टें भी आनी है जो G20 के कई कमिटियों ने किया था, तो उन रिकमेंडेशन पर भी बातचीत होगी। तो एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा जिस तरीके का हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी है, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री की भारत में जो ग्लोबल साउथ के पक्ष में जो चीजें हुई है, खास करके डिजिटल इकोनॉमी की जो बात है, डिजिटल इकोनॉमी में भारत ने जो एक कह सकते हैं महारत हासिल की है, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, जो बेनिफिशियरी है, जिसमें कि गरीब तबके के लोग करोड़ों की संख्या में शामिल है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है भारत के, जिसको सफलतापूर्वक संचालित किया है। और पूरी दुनिया ने देखा था कि कोविड के समय भी किस तरीके से भारत में एक एक व्यक्ति तक पहुंचा, जो कि उसे कोविड की जांच हुई है, उसमें कोविड का टीका लगा है कि नहीं लगा है। तो यह जो ग्लोबल साउथ के लिए बहुत मौजूद है और निश्चित तौर पे विकसित देश भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है अपने जो संबोधन है उसमें करेंगे। उसके अलावा जो आपदा की बात है, जो आपदा के क्षेत्र में जो एक दूसरा सत्र है, जिसमें कि आपदा की बात है, जिसमें कि एक बात महत्वपूर्ण बात यह है कि ऊर्जा संक्रमण के बारे में बात है, उसमें होनी है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से ऊर्जा को लेकर पूरी दुनिया में एक तरीके से कन्फ्रंटेशन बढ़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमसे लो, हमसे तेल लो,
और किसी से तेल मत लो, जो हम जी वॉक अखिलेश। चाहे वो करो, लेकिन ग्लोबल साउथ को जरूरत है। तो इस सत्र में भी हो सकता है प्रधानमंत्री अपना हस्तक्षेप करेंगे और बिल्कुल। उनके जो विचार है कि किस तरीके से सभी देशों को अधिकार है कि जी अपनी जरूरत के हिसाब से ऊर्जा की जरूरतें जहां से पूरी हो रही है उसे करें, और ग्लोबल साउथ को ये जी। अधिकार मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सत्र है आज के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं न्यूज पंच में हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां ट्रंप और यूक्रेन से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर कि आखिर क्या करे क्या ना करे, इस उलझन में जेलेंस्की इस समय नजर आ रहे हैं। क्या करे और क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, ये गाना तो हम सभी ने सुना है, लेकिन इस समय अगर हम देखें तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मन में ये बड़ी उलझन है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के मुताबिक यूक्रेन को अल्टीमेटम तो दे दिया गया है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन उनके द्वारा जो तैयार किया गया पीस प्लान है, पीस समझौता है, उस पर सहमति दे दे, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार नहीं। तो वहीं जेलेंस्की को लगता है कि ये शांति समझौता यूक्रेन की संप्रभुता और आत्मसम्मान के लिए खतरा है और वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट है कि आखिर समझौते में ऐसा क्या है जिस पर जेलेंस्की को ऐतराज है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के अल्टीमेटम पर जेलेंस्की धर्म संकट में। तो जी हां, ट्रंप का तरफ से तो ये अल्टीमेटम दे दिया गया है, लेकिन इस पर अब यूक्रेन जो है वो धर्म संकट में फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है इस पीस प्लान को लेकर के कि इस पीस प्लान पर आप हामी भर दीजिए, सहमति जता दीजिए, और इसको लेकर यूक्रेन को अल्टीमेटम दिया गया है। और अल्टीमेटम में कहा गया है कि शांति समझौता जो है वो यूक्रेन जल्द से जल्द स्वीकार कर ले, और इसके लिए यूक्रेन को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते की डेडलाइन यूक्रेन को दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि 1 हफ्ते के अंदर आप जो ये पीस प्लान है, ये शांति समझौता है, उसको आप स्वीकार करें, और 1 हफ्ते में जेलेंस्की को सहमति देनी चाहिए, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो पीस एग्रीमेंट को लेकर जेलेंस्की इस समय उलझन में, परेशानी में, धर्म संकट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को इस वक्त अपनी इज्जत और आजादी खोने का सबसे बड़ा खतरा इस वक्त सता रहा है। और ऐसे में ये भी आपको बता दें कि यूरोपीय काउंटर प्रपोजल पर भी कीव की अगर हम बात करें तो वो इस समय काम लगातार कर रहा है। लेकिन आखिर अगर इस शांति समझौते की बात करें जिसे इस समय यूएस की तरफ से, या यूं कहें कि अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया है, और आखिर क्यों यूक्रेन को इस पर परेशानी है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि रूस यूक्रेन पीस प्लान की जो खास बातें हैं वो एक बार आपको बताते हैं, जिसे अमेरिका की तरफ से तैयार किया गया है। क्योंकि यूक्रेन की संप्रभुता की पुष्टि करना इस शांति समझौते में रखा गया है, और इसमें सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये जो संघर्ष है रूस और यूक्रेन के बीच, उसे समाप्त करना चाहते हैं। अब यूक्रेन की संप्रभुता की पुष्टि की बात कही गई है इस पीस प्लान में। रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच कॉम्प्रिहेंसिव नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट की भी बात इसमें कही गई है। इसके साथ ही रूस के हमलों पर रोक लगाना भी इसमें प्रमुख लाइन पर लिखा गया है। नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट है, रूस के हमलों पर रोक लगाना, नाटो को आगे बढ़ने से रोकना, इसमें मुख्य तौर पर शामिल किया गया है। रूस और नाटो के बीच में अमेरिका की मध्यस्थता में वार्ता की जाएगी, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी भी मुहैया कराई जाएगी, ये भी इसमें लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन अभी इस समय धर्म संकट में है, क्योंकि यूक्रेन को इस वक्त डर है अपने आत्म सम्मान का, अपनी संप्रभुता का। यूक्रेनी आर्म फोर्स जो है उसकी संख्या 6 लाख तक सीमित होगी। यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने के लिए भी सहमति देनी होगी कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, तो वो भी इसमें शामिल किया गया है। नाटो यूक्रेन में सैनिक तैनात नहीं कर सकेगा, ये लाइन भी इसमें लिखी गई है। तो ये जो खास बातें हैं इस पीस प्लान की, वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूरोपियन फाइटर जेट पोलैंड में तैनात किए जाएंगे। मुआवजा की अगर हम बात करें तो मुआवजा लेकर यूएस यूक्रेन को अपनी पूरी गारंटी देगा, उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा, और रूस पर हमला करने पर गारंटी जो है वो यूक्रेन खो देगा। यानी कि अगर यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो जो उसकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो खो जाएगी। साथ ही रूस ने हमला किया तो ग्लोबल बैन लागू हो जाएगा उस दौरान। एग्रीमेंट से मिलने वाले जो फायदे हैं
वो भी वापस ले लिए जाएंगे। अब इसमें कुल मिलाकर देखें तो कई सारी ऐसी अहम बातें हैं जिनको शामिल किया गया है और ऐसे में यूक्रेन के पास में 1 हफ्ते का वक्त है, 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया, डेडलाइन दी गई और इस 1 हफ्ते में ही यूक्रेन को ये कहना होगा कि वो इस समझौते को हाँ करता है या फिर वो युद्ध के लिए तैयार रहता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मोहित, सीधे तौर पर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को सीधा और साफ संकेत दे दिया है कि या तो आप समझौता कर लो या फिर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहो। अब ऐसे में क्या अभी तक यूक्रेन की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने जो 28 सूत्रीय शांति प्रस्ताव रखा है, इसको लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कह दिया है, जेलेंस्की ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। जेलेंस्की ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी तरीके से विश्वासघात है, उन्हें ये मंजूर नहीं है। और आप समझिए, अमेरिका ने भी जब ओवल में जब पूरी मीटिंग हुई, इसके बाद इन चीजों को रखा गया, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा, आप समझिए कि साफ तौर पर ये कहा गया कि गुरुवार इसका आखिरी दिन है और यही वजह है कि आपको ये आखिरी बार है जब आपको मानना ही पड़ेगा, शर्तों को मानना पड़ेगा। लेकिन यूक्रेन ने साफ तौर पर कह दिया कि ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी अस्मिता की लड़ाई है, हमारे जी चलिए मोहित, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन पीस प्लान की जो खास बातें हैं वो अपने हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, क्योंकि रूस पर हमला करने की जो गारंटी है वो यूक्रेन खो देगा अगर वो इस पीस प्लान पर समझौते में हाँ करता है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस वक्त 1 हफ्ते का समय यूक्रेन के पास है और यूक्रेन इस समझौते पर हाँ करता है या ना करता है, इस पर सभी की नजर लगातार बनी हुई है। और इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अब हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां चुनाव आयोग ने जून में बिहार में SIR की शुरुआत की थी और अब ये देश के 12 राज्यों में की जा रही है। ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट में मृत, स्थानांतरित हुए लोग, डुप्लीकेट और अयोग्य नामों को हटाने के लिए खास तौर पर। तो वहीं आज से असम में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी कि SR शुरू हो रहा है, जिसके बाद अंतिम सूची की अगर हम बात करें तो वो 10 फरवरी 2026 को सामने आ जाएगी, जहां देश के कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं असम में SR आज से शुरू हो रही है और ऐसे में हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि SIR की जगह SR असम में क्यों? दोनों में क्या अंतर है बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बिहार के बाद अब असम की बारी। तो जी हां, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए सीधे तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है और अब असम की बारी है इसमें। इससे पहले बिहार में भी ये कदम उठाया गया। अब असम में आज से SR की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। हालांकि अगर बाकी राज्यों में हम देखिए तो बाकी कई राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन SIR की जगह असम में SR शुरू हो रही है। दरअसल SR के तहत जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन है वो सीधे तौर पर होगा। जो BLO हैं वो घर घर जाकर के जो आम लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनका वेरिफिकेशन करते हुए नजर आएंगे।
वोटर्स की फोटो में भी सुधार इसके जरिए कर सकते हैं और बीएलओ जब घर घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें भी बदलाव किए जा सकते हैं। वोटर्स की फोटो में सुधार हो सकता है, उनके नाम में अगर कुछ गलती है तो वो सही हो सकती है। जो पोलिंग स्टेशन है उनके रीअरेंजमेंट भी इसके अंदर ही आते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 27 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर रोल जो है वो पब्लिश किया जाएगा, जिसके बाद में अगर किसी को अपना नाम बदलवाना है या कोई भी अपने इस कार्ड में वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी बदलाव करना है तो उसके लिए 22 जनवरी 2026 तक आप आपत्तियां इसमें दर्ज करा सकते हैं। अपने एड्रेस में चेंज कराना हो या पेरेंट्स के नेम में चेंज कराना हो। 10 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो सभी के सामने होगी, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो फाइनल एनआरसी अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एसआईआर की जगह एसआर की प्रक्रिया वहां पर हो रही है। इसीलिए विशेष पुनरीक्षण का काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल रिवीजन का आदेश दिया था और दरअसल आपको बता दें कि असम में अगले साल यानी कि साल 2026 में विधानसभा के चुनाव भी होने और उससे पहले एसआर की ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। आखिर एसआर की पूरी प्रक्रिया क्या है वो एक बार विस्तार से आपको बेहद ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित ये नियमित प्रक्रिया है जो साल दर साल की जाती है। आमतौर पर साल में एक बार एसआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाती है। एसआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें खासतौर पर फोकस होता है जो नए मतदाता है, जिन्होंने हाल ही में 18 साल की जो उम्र है उसको पार किया है। नए पात्र मतदाताओं को उसमें शामिल किया जाना, साथ ही मतदाता सूची को दोबारा से अपडेट किया जाता है कि किसी का एड्रेस चेंज हुआ या फिर वो इधर से उधर शिफ्ट हुए, ये तमाम चीजें, या कोई व्यक्ति किसी का निधन हो गया, उन तमाम चीजों को इसमें अपडेट किया जाता है। 18 साल की उम्र के नागरिक भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जो नए नए सीधे तौर पर वोटर बने हैं। मृत या फिर डुप्लीकेट नामों को इसमें हटाया जाता है। तो एसआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो खास तौर पर इसीलिए होती है कि ताकि जो पूरी लिस्ट है उसको अपडेट किया जा सके। लेकिन जहां असम में एसआर की प्रक्रिया चल रही है, बाकी देश के कई राज्यों में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया है। आखिर एसआईआर क्या है? एसआर तो हमने आपको बताया, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा व्यापक और पूरी विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें सालों पुराने जो दस्तावेज हैं उसको आपको इसमें शामिल कराना होता है और खासतौर पर चुनाव आयोग गंभीर अनियमितताएं मिलने पर एसआईआर करवाता है और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची को अपग्रेड किया जाता है इसमें। और खासतौर पर इसमें अगर हम देखें तो बूथ स्तर के जो अधिकारी हैं वो घर घर जाकर के सत्यापन करते हैं और साथ ही एसआईआर एक व्यापक और एक मुश्त सत्यापन अभियान है जो कि हमने जिसको बिहार में भी देखा। बिहार में भी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चली और कई सारे लाखों की संख्या में जो मतदाता हैं उनका नाम उसमें से हटाया भी गया। मतदाताओं का जो डेटाबेस है वो दोबारा से तैयार एसआईआर में किया जाता है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारी सहयोगी सुबीरा राय इस वक्त जुड़ रही है डिब्रूगढ़ से। आज सुबीरा, सीधे तौर पर देश की जो बाकी राज्य है वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया, लेकिन वहीं असम में एसआर की प्रक्रिया, क्योंकि जो एनआरसी का नोटिफिकेशन है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। जी गुड मॉर्निंग कृतिका। जो पूरे इंडिया में जो है एसआईआर अपनाया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रोल, बट असम में जो है स्पेशल रिवीजन किया जा रहा है। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है कि असम में एक सिटीजनशिप का स्पेशल लॉज है जिसको माना गया है, जिसके तहत एनआरसी बनाया जाता है कि नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, और वो जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, जिसका जो है फाइनल लिस्ट जो है आफ्टर 2026 के बाद आएगा। तो इस वजह से जो है असम में जो है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है फिलहाल किया जाएगा। इसके तहत जो है आज से ही जो है जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है डोर टू डोर जाके जो है रिवीजन करेंगे, उनमें नए मतदाता कौन कौन है और अगर किसी के घर में डेथ हो गया है पुराने, उनको इलेक्टोरल रोल से हटाया जाएगा। उसके बाद जो है रैशनलाइजेशन के जो फोटो है, फोटो काफी बार क्या देखा गया है कृतिका की हेजी आ जाता है, या उसमें जो है जो अपडेटेड फोटो है वो लेंगे बीएलओ, ताकि जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेस में जो है इजी हो
इसके वजह से। और जो दूसरा है वो है रैशनलाइजेशन। जी जो सुबीना। स्पेशल रिवीजन इसलिए किया जाए, रैशनलाइजेशन। हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर में अराउंड 1200 से ज्यादा लोग मतदान नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर किसी एरिया में जो है 1200 से ज्यादा मतलब वोटर्स है, तो उनके लिए और भी स्पेशल पोलिंग स्टेशंस के प्रावधान किए जाएंगे। और उसके अलावा जो है ये कोशिश किया जाएगा कि जो परिवार के सारे सदस्य हैं वो एक ही पोलिंग स्टेशन पे और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको 2 किलोमीटर से ज्यादा जाने की जरूरत ना पड़े, ताकि और इजी प्रोसेस हो जो मतदान के लिए। और जो है वोटर्स ज्यादा तौर पे वोटिंग कर पाए। तो ये है जो कि एम है मेन स्पेशल रिवीजन ऑफ रोल्स का असम में। और इसका जो ड्राफ्ट है जो इलेक्टोरल रोल का, वो 22 दिसंबर को पब्लिश किया जाएगा, जिसके बाद जो है 27 को पब्लिश किया जाएगा, जिसके बाद जो है जो सिटीजन्स है वो अपना क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस बिल्कुल उस दौरान आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद में फिर फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अब बात मिस यूनिवर्स 2025 की, जिसका खिताब मैक्सिको की फातिमा वॉश ने अपने नाम कर लिया है। दरअसल फातिमा वॉश ने 100 से ज्यादा कंटेस्टेंट को हराकर 74वीं मिस यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया है। विश्व सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स के दायित्व आखिर क्या कुछ होते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मिस यूनिवर्स 2025। तो आपको बता दें कि दुनिया को अब विश्व सुंदरी 2025 मिल चुकी है, जिसमें खासतौर पर यूनिवर्स 2025 फातिमा के नाम ये खिताब आया है। 25 साल की फातिमा वॉश के सर पर यह ताज सज चुका है। मैक्सिको की फातिमा वॉश ने मिस यूनिवर्स का ये खिताब अपने नाम किया, जहां महिलाओं से जुड़े हुए जो सवाल थे ज्यूरी के, उनके एकदम सही और सटीक जवाब देकर उन्होंने ज्यूरी का दिल जीत लिया, जिसके बाद में उन्होंने अपने नाम ये खिताब किया है। लेकिन इसके साथ ही विश्व सुंदरी का ये खिताब अपने नाम करने के बाद में आखिर उनकी क्या कुछ दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, वो एक बार आपको बताते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ब्रांड का प्रतिनिधित्व करना मुख्य तौर पर जिम्मेदारी होती है मिस यूनिवर्स की, और युवा महिलाओं के लिए भी रोल मॉडल इसमें बनना जाता है। इसके साथ ही मानवीय और जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर पूरी दुनिया के बीच में जागरूकता फैलाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर है। दुनिया भर की यात्रा करके मानवीय उद्देश्यों की वकालत करना और साथ ही दान अभियानों में संगठन का प्रतिनिधित्व करना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जो दायित्व मिस यूनिवर्स के जिम्मेदारी होती है, मिस यूनिवर्स जिसको पूरा करते हैं। और इसी के साथ चलिए न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।